आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो डिस्कस करेंगे। ये फाइनल रिवीजन वीडियो है क्योंकि स्टार्ट में हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ बेटा, आपकी एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेना, एनसीईआरटी को एक बार ढंग से पढ़ो, उसके बॉक्स से क्वेश्चंस को याद करो और अभ्यास के प्रश्नों को भी याद करो। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सक्रियता श्रेणी, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। ये क्या होता है बेटा? देखो, हम हमारे दैनिक जीवन में भी एक और देखते हैं क्या होता है, कोई ताकतवर है, उससे कम ताकतवर, उससे कम ताकतवर, ऐसे होता है ना। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता में कितना क्रियाशील है वो चीज़, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आदि उच्च क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं जैसे उत्कृष्ट धातुएं गोल्ड तथा प्लेटिनम निम्न क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। तो जो जितना क्रियाशील होगा, क्रियाशीलता के आधार पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, हर साल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। प्रकृति में तो खुली अवस्था में, ठीक है, जो चीज़ हम पाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? जिस जिस खनिज से शुद्ध धातु सफलतापूर्वक तथा कम खर्च में व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, जो खनिज होता है ना बेटा, खनिज से अगर हमें आसानी पूर्वक, ठीक है, सरलता पूर्वक, कम खर्च में अगर धातु प्राप्त हो जा रही है तो उसे हम बोलेंगे अयस्क। ठीक है, अब गैंग आता है, इसमें गैंग नहीं लिखा हुआ है आगे। गैंग की परिभाषिक, गैंग क्या होता है? जो गंदगियाँ होती है ना अयस्क खनिज में, जब हम निकालते हैं प्रकृति में, धूल मिट्टी ये सब जो होते हैं, जो गंदगी होती है उसे हम गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स या धात्री। देखो वही चीज़ है, मैट्रिक्स या धात्री, जिसे गैंग भी कहते हैं। अयस्क में प्राय मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं। इन्हें अधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं, इसे गैंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला है धात्विकी। धातु को उनके अयस्क से निष्कर्षित करने की विधि को धात्विकी अथवा धातुकर्म कहते हैं। मतलब धातु निकालने की, अयस्क से धातु निकालने की जो विधि को हम क्या कहते हैं? धात्विकी कहते हैं। अयस्क का समृद्धीकरण, अयस्क से मिट्टी, रेत आदि को दूर करने को अयस्क का समृद्धीकरण अथवा सांद्रण कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण सामान्यतः फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। और आपसे पूछ सकता है कि फेन प्लवन विधि पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, लिया है मैंने क्वेश्चन, टेंशन मत लो। निस्तापन, ठीक है, भर्जन और निस्तापन में अंतर आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन लिए हैं मैंने आगे। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? निस्तापन कहते हैं। ठीक है, भर्जन क्या होता है? उसका उल्टा, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। प्रगलन क्या होता है? भर्जित या निस्तापित अयस्क में उचित गालक अथवा कोक मिलाकर बने मिश्रण को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक है, प्रगलन में ना जो अशुद्धियों को गला गला कर बाहर निकाला जाता है। गालक और धातुमल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने के वाले पदार्थों को दूर कर देते, गालक कहलाते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं धातु एवं अधातु। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु एवं अधातु में भौतिक अंतर क्या है, और धातु एवं अधातु में रासायनिक अंतर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धात्विक आघातवर्त क्या होता है, तन्यता क्या होता है, ये सब एनसीईआरटी में है। ठीक है, मैं इसलिए वो क्वेश्चनों को यहाँ पर नहीं लिया है, तभी मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना, ऑलरेडी मैंने वैसे पढ़ा रखा है। धातुओं का परिष्करण, परिष्करण मतलब प्यूरिफिकेशन, साफ करना, सफाई। धातु से प्राप्त धातु का शोधन करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि, द्रवण, आसवन, खरपण
या फिर बेस मेरीकरण आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है, ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं तथा एक समान मिश्रण बनाती हैं, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल में 60 से 80% कॉपर, 20 से 40% जिंक होता है। संचारण आप पढ़ ही चुके हैं, संचारण का मतलब जंग लगना। जब धातु जल, वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है, धातु जब जल से क्रिया करती है, वायु से क्रिया करती है या किसी नमी से क्रिया करने के बाद धातु पर एक भूरी भूरी परत चढ़ने लगती है, उसे हम बोलते हैं जंग, जो धातु को संचारित करती है और इसे संचारण लगना कहलाता है। इस घटना को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे को संचारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण या फिर पेंट, ये सब आप कर सकते हैं उसे संचारित होने से बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये 2017 में पूछा गया है, क्या कारण है कि मैग्नीशियम व जिंक अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। तो ये बेटा, अम्ल जब मेटल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन को वो उड़ाता है, मतलब निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस से उड़ जाती है। तो देखो, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम व जिंक तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं। देखो बेटा, ये मैग्नीशियम है, ये H2SO4 है, क्रिया करके क्या बनाएगा? MgSO4, और हाइड्रोजन बेचारा अलग हवा में उड़ जाएगा। ये जिंक है, ये H2SO4 है, तो ये क्या बनाएगा? ZnSO4, और ये बेचारा H2 हवा में उड़ जाएगा। इसके विपरीत हाइड्रोजन से नीचे के तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है और ये तत्व अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे कॉपर व सिल्वर अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2014 में पूछा गया है। सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अभी हमने पढ़ा भी था इस पर। सभी धातुएं एक समान सक्रिय नहीं होती हैं। कुछ धातुएं दूसरी धातु की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं। जो धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्यागगत धनायन बनाती हैं, वे सक्रिय धातु होती हैं। जो धातुएं इलेक्ट्रॉन को कठिनाई से त्यागती हैं, वे कम सक्रिय होती हैं। धातुओं की सक्रियता की तुलना उनकी जल, ऑक्सीजन व अम्लों के साथ अभिक्रियाओं के द्वारा करते हैं, परंतु सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक, धातुओं की सापेक्ष सक्रियता ज्ञात करने के लिए विस्थापन अभिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो ये सक्रिय के बारे में लिखना है। जैसे ये उदाहरण दे सकते हैं आप, और उदाहरण अगर में आप रिएक्शन देंगे ना, तो केमिस्ट्री में इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है। ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ये Fe आयरन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? FeSO4 हो जाएगा, फेरस सल्फेट, और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उसके सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, इसने इसके जगह ले ली। ठीक है, और इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये सक्रियता श्रेणी का उदाहरण है। अगला टॉपिक है, धातु पर मोर्चा लगना को समझाइए। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है टॉपिक? लिखेंगे धातु पर मोर्चा लगना। अनेक धातुओं की सतहें वायु तथा जल से प्रभावित होती हैं। जैसे आयरन को जब आर्द्र वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देते हैं, तो इसकी सतह पर भूरे रंग का एक पपड़ीदार पदार्थ का आवरण उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जंग बोलते हैं। ठीक, जंग हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, ये जंग का सूत्र होता है Fe2O3.X2O। इसी प्रकार कॉपर आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग के बेसिक कॉपर कार्बोनेट का आवरण उत्पन्न हो जाता है। कॉपर को अगर तुम बाहर छोड़ दोगे तो हरा हो जाएगा। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट का एक आवरण उत्पन्न हो जाता है। अतः जब धातु सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है, तो इसे धातु पर मोर्चा लगना कहते हैं। ठीक है, कभी कभी धातुओं पर मोर्चा लगना लाभदायक होता है, क्योंकि इस आवरण के नीचे स्थित धातुओं की और अधिक हानि नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, मोर्चा धातुओं के रक्षक का कार्य करता है। ठीक है, एक ऊपरी परत बना देता है और परत क्या करता है? कवच का काम करने लगता है। एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत का आवरण उत्पन्न हो जाता है। यह रक्षक परत अपने नीचे स्थित धातु को और अधिक क्षति होने से रोकती है। अतः
एल्यूमिनियम धातु से बनी वस्तुएं संचारित नहीं होती। आयरन के संचारण के कारण उससे बनी वस्तुएं धीरे धीरे जंग लगने के कारण खराब होती हैं। आयरन मतलब लोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, देख लो। गालक अथवा धातुमल किसे कहते हैं? पदार्थ जो धातु में विद्यमान अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर अविलेय पदार्थ के रूप में पृथक करने में प्रयुक्त होते हैं, गालक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक जैसे कि उदाहरण हो गया SiO2, एक होता है क्षारीय गालक जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब अम्लीय गालक क्या होता है? अम्लीय गालक अगलनीय क्षारीय अशुद्धियों को गलाकर धातुमल रूप में पिघली धातु से पृथक कर देता है। जैसे SiO2 अगलनीय क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके धातुमल के रूप में पृथक कर देती है। और ये रिएक्शन लिखना है, जैसे ये क्षारीय अशुद्धि है CaO और ये अम्लीय गालक है, इन दोनों को आपने मिलाया, आपको कैल्शियम सिलिकेट धातुमल मिलेगा। तो एक ही प्रश्न में आपके दोनों चीज कवर हो गई, गालक भी धातुमल भी। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? समीकरण द्वारा सहित समझाइए। देखो कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने तत्व से नीचे स्थित तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित करता है। अभी मैंने बताया था सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, वही तो होता है जो कमजोर को उससे ताकतवर उठा के फेंक देते हैं। अब इसका कारण क्या है कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है ना। यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया करके देगा। देखो ये मेरा AgNO3 है और ये मेरा कॉपर है, ठीक है। तो ये उसको उसके से हटा देगा, यहाँ पर Cu+2 बनेगा, यहाँ NO3 बनेगा और यहाँ Ag अलग हो जाएगा, ठीक है। इस विलयन में क्यूप्रिक आयन, इसे हम बोलते हैं क्यूप्रिक आयन, विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। जो विलयन है हमारा वो किस रंग का हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ये इसका सही उत्तर होगा और सिंपल वे में लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पूछा गया है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। अभी मैंने बताया था जब धातुएं परस्पर क्रिया करती है तो धात्विक यौगिक बनाते हैं, जिनको मिश्र धातु अथवा धातु संकर कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा भी है इसकी, अलग अलग धातुओं को एक अनुपात में लेकर मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के संगठन का नाम लिखना है, ठीक है। सो अपचायक वायुमंडल में या पिघले हुए कॉपर में अन्य पिघली हुई धातुओं को घोलकर ठोस कर लेने पर कॉपर की मिश्र धातुएं बनती हैं, ठीक है। दो प्रमुख मिश्र धातुएं, उनकी संरचना तथा मुख्य उपयोग निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, ये लिखोगे। जैसे मिश्र धातुएं बेटा पीतल, संगठन इसका क्या होता है? 60 से 80% कॉपर और 20 से 40% जिंक होता है। उपयोग क्या है इसका? घरेलू बर्तन बनाने में, मशीन बनाने में, कारतूस जानते हैं ना, बंदूक की गोली आदि के बनाने में होता है। फिर आता है कांसा, ब्रॉन्ज बोलते हैं जिसको। 88% इसमें कॉपर होता है, 12% इसमें SN होता है, ठीक है। उपयोग क्या है? सिक्के बनाने में, बर्तन, घंटे तथा घंटियाँ, जहाज के नोदक, ये सब बनाने में उपयोग लिए जाते हैं। तो ये आपको एग्जाम में लिखना था, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से। आगे बढ़ते, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट पर जब बोर्ड एग्जाम हुआ था, और बहुत इंपॉर्टेंट हर साल आते हैं। भर्जन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से समझाइए। अभी मैंने स्टार्टिंग में परिभाषा बताई थी, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन या फिर जारण कहते हैं। भर्जन करने पर अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल आती है। उदाहरण देखो, ये उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण क्या होगा? कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण करने में सांद्रित अयस्क का भर्जन करने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद आप रट के याद नहीं कर सकते, इसे आप लिख के याद करना पड़ेगा। जैसे S+O2 SO2, अगर ये सब नहीं लिखोगे, इतना लिखोगे आधा नंबर मिलेगा, इतना नहीं लिखोगे आधा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सब बेटा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, जब फ्यूचर में आप क्लास 11 लोग ऐसे भरे पड़े मिलेंगे। तो ये चीज़ आप याद करोगे, याद नहीं होगा, लिखो। देखो 10 बार 15 बार कॉपी में लिखते रहोगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आपका पेन ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ठीक है, हाथ ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो H+O2 होगा, फिर आपको 4 ऑर्गेनिक प्लस 3O2 2SO2 ये देगा। फिर ये रिएक्शन आप कॉपी में लिखिए, 10 बार 15 बार 20 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगला है बेटा फेन प्लवन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर फेन प्लवन विधि का एक चित्र बनाते तो बढ़िया होता, मैंने लगाना भूल गया, आप ज़रूर लगा लेना। ठीक है, कह रहे हैं यह विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। गैंग क्या होती है? अशुद्धियाँ होती हैं। इस प्रक्रम में बारीक पिसे हुए अयस्क को एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर स्लरी बना लेते हैं, करदम बना लेते हैं। इसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं, पाइन ऑयल बोलते हैं। सामान्यतः चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क को तथा गैंग को जल के द्वारा गीला किया जाता है। इस करदम यानी कि इस मिश्रण में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है, फिर इसमें वायु एकदम स्पीड से डाला जाता है। फलस्वरूप जो हल्का तेल, फेन या झाग जिसमें मुख्यतः सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मल फेन के रूप में तैरता है। जब हम इसमें स्पीड में हवा डालते हैं ना, तो सारा जो गंदगी है ना वो फेन के रूप में, हवा के बुलबुले के रूप में ऊपर आके तैरने लगता है। इस मल फेन को निकाल कर सुखा लेते हैं। गैंग के कण भारी होने से कारण जल में डूबकर टैंक की तली पर एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि गैंग जो है अशुद्धियाँ होती हैं और उसके जो कण होते हैं वो भारी होते हैं, वो ये टैंक के ना तल में आ जाते हैं नीचे एकदम, और फिर एकत्रित हो जाते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगला है निस्तापन तथा प्रगलन को उदाहरण सहित समझाइए। और देखो बेटा कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? निस्तापन में अभी मैंने बताया था, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च दाब पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्य को निष्कासित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस क्रिया में अयस्क से गैसीय पदार्थ अथवा वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाते हैं तथा वह सरंध्र हो जाता है। इसे सामान्यतः परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। उदाहरण के लिए आप इसे ज़रूर लिखना। ठीक है, भूरे हेमेटाइट, देखो ये भूरा हेमेटाइट का सूत्र है, से लोहे के तथा कैलेमाइन से जिंक के निष्कर्षण में यही विद्युत प्रयोग में लाई जाती है। ये लिख के आपको ये रिएक्शन भी देनी है। ये आपका हेमेटाइट है, ये आपका कैलामाइन है। ठीक, इसे आप जरूर लिखिएगा। प्रगलन क्या होता है? वही अशुद्धियों को गला गला कर निकालने की विधि को प्रगलन कहते हैं। इस विधि में उच्च ताप पर अयस्क का अपचयन गलित धातु में होता है। भर्जित या निस्तापित अयस्क में विद्यमान अगलनीय अशुद्धियों को गला कर दूर करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। इसमें भर्जित या निस्तापित अयस्क में उचित गालक तथा कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने पर अगलनीय अशुद्धियां धातु मल के रूप में पृथक हो जाती हैं, जो पिघली धातु के रूप में तैरती हैं। उदाहरण देखो बेटा, कॉपर पाइराइट है से कॉपर का निष्कर्षण करने में भर्जित अयस्क में सिलिका तथा कोक मिलाकर मिश्रण को वात्या भट्टी पर प्रज्वलित करने पर निम्नलिखित परिवर्तन होता है। ये बेटा ये सब चीज़ें जो होती हैं बेटा, ये आपको रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ मैं आपको समझा नहीं सकता, ये आपको रटनी पड़ेगी, ये रिएक्शंस आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज़ आपको बनानी है। जैसे आपको कोई खाना बनाना है तो वो चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी ना, कि थोड़ा इतना चावल लेते हैं, इतना पानी डालते हैं, फिर इतने जलाएंगे तभी बनेगा ना। ये प्रोसीजर है, इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तो ये भी प्रोसीजर है, इसको आप याद करना पड़ेगा बेटा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी। धातुमल एवं मेट क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए कितनी बार आ रखा है। धातुमल क्या होता है? धातुमल गालक अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है, वह धातुमल कहलाता है। जैसे SiO2 है गालक, और ये अगलनीय अशुद्धि FeAO, इसको मिलाया हमारा क्या बन गया? धातुमल बन गया।
कॉपरमेट कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कॉपरमेट या मेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है? तो सक्रियता श्रेणी का उदाहरण है। देखो, सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान लोहे से नीचे है ना। ये देखो, कॉपर सल्फेट है, ये मैंने लोहा डाला Fe, तो क्या करेगा, Fe कॉपर का स्थान ले लेगा, तो क्या बनाएगा, FeSO4, बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। तो सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान Fe से नीचे है, अतः CuSO4 विलयन से लोहा Cu को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, जिस कारण विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में Cu2 पॉजिटिव आयन Cu रंगहीन होता है में अपचयित हो जाते हैं। तभी, क्योंकि रंगहीन होता है तभी धीरे धीरे, क्योंकि वो उसको उसके विलयन से हटा देगा। देखो, ये जो Fe होता है इसको हटा दे रहा है Fe, ठीक है ना, फिर कॉपर को हटाकर वो अपना स्थान लगा ले रहा है, FeSO4 बन जा रहा है। तो इसी वजह से इसका रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है, चांदी का एक तार CuSO4 विलयन में डुबाया गया, कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया गया। एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबाया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं को कारण सहित समझाइए। देखो, चांदी की सक्रियता कॉपर से कम है, जानते हैं, इस कारण चांदी की कॉपर सल्फेट विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। देखो, ये कॉपर सल्फेट है, ये Ag है, क्योंकि अभिक्रियाशीलता में कम है, तो बेटा यहाँ पर कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब दूसरी तरफ हमारा AgNO3 है, उसमें हमने कॉपर मिलाया, तो इसमें क्या होगा ना, कॉपर की सक्रियता चांदी से अधिक होती है, इसमें ये अधिक है। इसी कारण तांबे के तार को विलयन में डुबोने पर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके नाइट्रेट बना लेते हैं, कॉपर नाइट्रेट बना लेते हैं। देखो, ये AgNO3 है, ये कॉपर है, तो क्या करेगा, कॉपर यहाँ से Ag को विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और बेचारा Ag अलग हो जाएगा। ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर, देखो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो रहा है, वो है धातु एवं अधातु में अंतर भौतिक गुणों के आधार पर, धातु एवं अधातु में अंतर रासायनिक गुणों के आधार पर। ये चीज़ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ गाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ तो उनको मैंने नहीं लिया है यहाँ पर। सक्रियता श्रेणी में क्वेश्चन पहले दें, सक्रियता श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। क्योंकि सिंपल सा रीजन है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर रखा गया है, अर्थात हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव पर कॉपर से अधिक है, जिस कारण कॉपर धातु तनु हाइड्रो अम्लों अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। देखो, कॉपर है, ये H2SO4 है, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं? तो जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता है और Ag अलग हो जाता है। ये अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्वेश्चन किया था। कॉपर छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है, जिससे Cu2 पॉजिटिव आयन के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। ये लिखना है आपको और ये रिएक्शन भी देनी है। धातु की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरी कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। तो अभी पढ़ा रखा है, धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु सोडियम है, जबकि हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु गोल्ड है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में अंतर कीजिए, खनिज एवं अयस्क। खनिज क्या होते हैं? खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जबकि अयस्क वे खनिज है जिनसे किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर निष्कर्षित किया जाता है। खनिज प्राकृतिक अवस्था में पाते हैं और खनिज से लाभप्रद और कम खर्च में जब हम उससे धातु निकाल सकते हैं तो उसे हम अयस्क कहते हैं। निस्थापन एवं भर्जन में क्या अंतर है? अभी हमने पढ़ा था, डेफिनेशन से क्लियर हो गया था। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं।
अब इसका उल्टा होता है निस्तापन में, जबकि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ये दोनों में अंतर है, देखो पूछा गया है, ठीक है, 3 बार लगातार। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये कॉपर है, ये H2SO4 है, गर्म करेंगे कॉपर सल्फेट बनेगा, 2H2 अलग होगा, 2SO2 अलग होगा। कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों का नाम लिखिए और सूत्र भी लिखिए। कॉपर पायराइट CuFeS2 और कॉपर ग्लांस, ठीक है, कोल्कोसाइड भी बोलते हैं इसको, CO2S। कितनी साल पूछे गए हैं, देखें इस साल आ सकता है। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, बहुविकल्पी। कह रहे हैं लोहे के फ्राइंग पैन आपने देखा होगा, जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो बेटा ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, तो आप लिखेंगे सभी विधि। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों? क्योंकि टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो जस्ता, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस को वो मुक्त करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? पोटेशियम जो होती है वो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, क्लोराइड का इसका उदाहरण बेटा हॉर्न सिल्वर। कैल्कोसाइट अयस्क क्या है बेटा? कॉपर का, अभी हमने पढ़ा था, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो Zn, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो है बेटा जस्ता, जिसे जिंक बोलते हैं। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? CU2S, अभी हमने पढ़ा था। देखो कितने साल पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? सोडियम। अमलगम क्या होते हैं? तो अमलगम होता है बेटा मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो Ag नहीं होती है, ठीक है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? 98%। पायराइट अयस्क को गर्म करके सल्फर को दूर करने का क्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। मैट में मुख्यतः क्या होता है? CU2S और FeS होता है, ठीक है। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु का नाम क्या है? जिंक, ठीक है। कॉपर का अयस्क क्या कौन सा होता है बेटा? मेलेकाइट, अभी हमने पढ़ा था। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहते हैं उसको? संक्षारण कहते हैं। आशा करता हूँ ये जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बेटा वो आपको समझ में ज़रूर आए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम, हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम, हर एक स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करें, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ NCERT को ज़्यादा वरीयता देनी है। NCERT के बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन, अभ्यास के अंदर के क्वेश्चन, ठीक है, NCERT पे ज़्यादा जोर लगाओ, और फिर इन वीडियोज़ को देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें।